हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसका पीवाईक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो पेपर आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा विथ कंप्लीट डिटेल डिस्कशन। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था। तो आप लोग पूरे सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन दूंगा। जो भी टॉपिक आएगा उसका मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कराऊंगा जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि बीपीएससी में जो है क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है आई होप कि उस टॉपिक से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है। जो टॉपिक से एक बार पूछ लिया गया है उससे जो है बीपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसीलिए मैं जो भी टॉपिक आएगा, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में टॉपिक आए हुए हैं उसको मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में कराने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डील कर लेता हूं। और यहाँ पर जो है आपको जीके जीएस के, सिर्फ जीके जीएस के कंप्लीट डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेंगे। जीके जीएस के बीपीएससी टीआरई थर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी यहां पर मैं कराने वाला हूं। तो चलिए भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, बेरोमीटर, मैनोमीटर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापन करा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापन करा जाता है। नेक्स्ट, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ है। पटना कॉलेज, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन में भी कि आपके एग्जाम में टीआरई 4 में रिपीट हो जाए क्योंकि ये रिपीट होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ है। 1861, 1865, 1863। तो भाई ये 1863 को आपका पटना कॉलेज स्थापित हुआ था। और कब, तो 9 जनवरी जो है 1863 को पटना कॉलेज स्थापित हुआ था। अब मैं यहाँ पर कुछ और भी जो है आपके कॉलेज या फिर मॉन्यूमेंट जो भी है उसका भी डेट यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि टीआरई 4 में मुझे चांसेस लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए जो है आप लोगों को यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं। अभी अगर आपसे पूछ ले कि पटना महिला कॉलेज, और ये पटना महिला कॉलेज भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। पटना महिला कॉलेज ये शायद टीआरई 1 में पूछा गया था। पटना महिला कॉलेज का स्थापना कब, तो 1940 याद रख लीजिएगा, पटना महिला कॉलेज। नेक्स्ट याद रख लेना है साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज, तो साइंस कॉलेज कब, तो 1927, 1927 में साइंस कॉलेज, 1927 में साइंस कॉलेज। अगर बीएन कॉलेज की बात करी जाए तो बीएन कॉलेज, तो भाई बीएन कॉलेज जो है आपका 1921 में है, आपका बीएन कॉलेज स्थापित हुआ था 1921 में। ठीक है। अगर पटना मेडिकल कॉलेज की बात करी जाए, पटना मेडिकल कॉलेज की बात करी जाए तो पटना मेडिकल कॉलेज कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज। अगर बिहार विद्यापीठ का बात हो जाए, बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तो बिहार विद्यापीठ भी भाई ये आपके 1921 के साथ चले जाना है आपको। किसके साथ, तो 1921 के साथ बिहार विद्यापीठ। अगर पटना हाईकोर्ट का बात किया जाए तो पटना हाईकोर्ट, पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, तो 1916 के साथ जाना है आपको। किसके साथ, तो 1916 पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट याद रख लियो पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1917, पटना विश्वविद्यालय 1917। और अगर पूछ ले आपसे पटना लॉ कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज पूछ ले आपसे, पटना लॉ कॉलेज, तो पटना लॉ कॉलेज कब, तो 1909, 1909, 1909 पटना लॉ कॉलेज। अगर पटना संग्रहालय पूछ लिया जाए कि पटना संग्रहालय कब बना था, पटना संग्रहालय, तो पटना संग्रहालय कब बना था भाई, तो ये बना था आपके 1917 में। एंड अगर पूछ ले नालंदा संग्रहालय, नालंदा, नालंदा संग्रहालय, संग्रहालय, नालंदा संग्रहालय कब बना था, तो ये भी आपके बना था 1917 में। तो पटना संग्रहालय भी 1917 और नालंदा संग्रहालय भी 1917 में, इसको ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे तो मैंने यहाँ पर सारा डिस्कस करने का कोशिश करा है। आप लोग सारे नोट्स कॉपी में जरूर लिख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपके एग्जाम में। अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, आएगा अगर क्वेश्चन आपके टीआरई 4 में तो यहीं से आएगा मेरे भाई। तो पूरा कंप्लीट आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट,
इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक विपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष। तो भाई ये अरविंद घोष थे, ठीक है। और अगर पूछ ले कि वंदे मातरम समाचार पत्र को स्टार्ट किसने करा था, तो स्टार्ट करा था विपिन चंद्र पाल ने। वंदे मातरम समाचार पत्र को स्टार्ट किसने किया था, तो विपिन चंद्र पाल ने किया था शुरू। बट इसके संपादक कौन थे, तो अरविंदो घोष, याद रख लीजिएगा। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करी जाए तो इनसे याद रख लीजिएगा आनंद मठ, आनंद मठ। और वंदे मातरम याद रख लीजिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी से। ओके फ्रेंड्स, आनंद मठ एंड वंदे मातरम। नेक्स्ट, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ, पहले तो डेट ही याद रख लो कि 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना किया गया। या फिर आपसे पूछ लेगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, ये भी पूछ सकता है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। किसने करा था, तो भाई महात्मा गांधी। तो बिल्कुल यही करेक्ट है, महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना किया था, 1932 में किया था। आपको जब भी हरिजन शब्द देखने को मिल जाए, हरिजन शब्द जहां भी देखने को मिल जाए, कुछ भी बिना सोचे समझे महात्मा गांधी लगा देना आप लोग, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हरिजन जहां भी देखने को मिले तो महात्मा गांधी के साथ चले जाना आप लोग, आपका आंसर हमेशा का हमेशा करेक्ट होने वाला है। ओके, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो भाई देखो यहां पर आपको अरेंज करने के लिए दिया है कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था, ये यहां पर पूछ रखा है आपसे। तो देखो पहला क्या है, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन। तो भाई ये गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1943 के आसपास हुआ था, मतलब 1943 मान लो। 1943 में गवर्नर जनरल पर लॉर्ड वेवल का आगमन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव की अगर बात करी जाए तो प्रस्ताव पेश किया गया था 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। अगर प्रस्ताव की बात करी जाए तो 14 जुलाई 1942, बट भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942। तो यहां पर प्रस्ताव पूछ रखा है, बट मैंने दोनों यहां पर डिस्कस कर दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 अगस्त 1942। नेक्स्ट यहां पर क्या है, क्रिप्स मिशन। अच्छा ये 3rd नंबर में था बट एक साथ आ गया है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना आप लोग। तो यहां पर मैं नंबरिंग कर देता हूं, जैसे कि ये क्रिप्स मिशन, तो ये 3rd नंबर में है। क्रिप्स मिशन का आगमन, तो भाई ये क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, ये पूछ रखा है आपसे। तो क्रिप्स मिशन का आगमन ये हुआ था 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942, 23 मार्च 1942। तो इसमें से पूछा है कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था भाई बता दो आप लोग। देखो गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, तो ये तो सबसे लास्ट में हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये कब हुआ है, 14 जुलाई 1942। और क्रिप्स मिशन का आगमन तो 23 मार्च 1942। तो सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। क्रिप्स मिशन का आगमन पहले हुआ था, याद रख लीजिएगा। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की हंसी उड़ाई की, यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं तो कहता हूं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो भाई ये मिंटो ने कहा था, डफरीन ने कहा था, कर्जन ने कहा था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हंसी उड़ाया था कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस का हंसी ये बोलकर उड़ाया था कि यह एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है, ये डफरिन ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, डफरिन ने कहा था। और ये कांग्रेस के गठन के समय क्या थे, तो वायसराय थे। कांग्रेस के गठन के समय वायसराय, तो कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ये भी पॉइंट है कि याद रख लीजिएगा। तो कांग्रेस पार्टी के गठन के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन। अगर कर्जन की बात हुई है तो कर्जन से याद रख लेना, बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने कराया था, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया था। एंड नेक्स्ट याद रख लियो कि एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेसियों को अपने सामने मरने की इच्छा यही रखते थे। कांग्रेसी को अपने आंखों के सामने मरने की इच्छा, अपने आंखों के सामने मरने की इच्छा रखते थे लॉर्ड कर्जन। आंखों के सामने, सामने मरने की इच्छा, सामने मरने की इच्छा रखते हैं, मरने की इच्छा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि अपने आंखों के सामने मरने की इच्छा कौन रखता है, तो भाई वो लॉर्ड कर्जन ही शख्स थे जो अपने कांग्रेसी को अपने आंखों के सामने मरने की इच्छा रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट
मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई? इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो मुजफ्फरपुर बम कांड तो ये हुआ कब था? तो पहले यही याद रख लियो कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ओके, और इसमें मुजफ्फरपुर बम कांड में आखिर शामिल कौन कौन थे? आपको पता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल कौन कौन थे? तो पहले तो ये याद रख लेना कि किसकी हत्या का प्रयास किया गया इसमें। तो भाई इसमें देखो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास, फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इसमें पूछ लेगा कि किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, तो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। और इस प्रयास में कौन कौन शामिल थे? किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास में कौन कौन शामिल थे बता दो। तो शामिल थे आपके कौन कौन? तो इसमें शामिल थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, तो खुदीराम बोस। तो किंग्स फोर्ड की हत्या में कौन कौन शामिल थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। देखो हुआ क्या था एक्चुअली इस टाइम पे, जो किंग्स फोर्ट पे इन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका था। ठीक है, बट जो उसमें जो है किंग्स फोर्ट बच गए थे, लेकिन किंग्स फोर्ट की वाइफ और उनकी बच्ची, उनका जो डेथ हो गया था। बट किंग्स फोर्ट इस कांड में जो है बच गए थे। और इसी के तहत जो है ये प्रफुल्ल चाकी जो थे, प्रफुल्ल चाकी इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड किया था, आत्महत्या किया था। और खुदीराम बोस को जो है फांसी का सजा दिया गया था, फांसी का सजा। ठीक है, तो आपसे यहां पर क्या पूछा है? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई? तो भाई रास बिहारी बोस, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस को फांसी का सजा दिया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड में। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पूछ ले आत्महत्या किसने करा था, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या किया था। ओके फ्रेंड्स, अब मुजफ्फरपुर बम कांड से शायद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये क्वेश्चन को डील कर सकते हो इजिली। इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? नहीं पूछा है कि अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नहीं को आपको बीपीएससी में बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि नहीं ही आपका आंसर को गलत करा सकता है। तो अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे मौलाना अल्ताफ हुसैन अली। तो भाई मौलाना मजरूल हक, मौलाना जफर अली खान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखो मौलाना अल्ताफ हुसैन अली जो है इसमें शामिल नहीं थे। अगर अहरार आंदोलन की नेतृत्व की बात करी जाए तो नेतृत्व किसने किया है? अहरार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था। अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने अहरार आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेतृत्व किसने करा है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। और मौलाना मजरूल हक और मौलाना जफर अली खान, ये दोनों जो है अहरार आंदोलन में शामिल थे। ठीक है, तो शामिल थे ये दोनों। कलर चेंज कर देता हूं अब। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और विद्रोह टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वीवीआई फॉर योर एग्जाम, तो वीवीआई फॉर योर एग्जाम इसको अपने दिमाग में सेट कर लो कि विद्रोह टाइप का जितना भी क्वेश्चन आता है, या फिर किसान आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो या विद्रोह हो, वहां से एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। मैं लिख के देता हूं, 100% लिख के देता हूं, वहां से एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपका। तो कोल विद्रोह हुआ कब है? तो 1832-33 में कोल विद्रोह हुआ है। पहले यही याद रख लेना आप लोग। तो 1832-33 में कोल विद्रोह हुआ है। और कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? तो बुद्धो भगत, याद रख लीजिएगा, बुद्धो भगत। बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो बुद्धो भगत ने किया है। कब किया है? 1832 में किया है। और इसमें क्या पूछा है? 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? डीजे नारायण राय, सिद्धू और कान्हू, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं, इनका नेतृत्व जो है बुद्धो भगत ने करा था। अगर सिद्धू कान्हू की बात करी जाए तो इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो सिद्धू और कान्हू ने। और ये संथाल विद्रोह हुआ कब है? तो 1855-56 के दौरान हुआ था। 1855-56 के दौरान जो है संथाल विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने करा था। सिद्धू कान्हू, और साथ में याद रख लेना चांद भैरव को भी याद रख लेना। चांद भैरव, हो सकता है फंसाने के लिए आपको चांद भैरव भी दे दे। तो चांद भैरव और सिद्धू कान्हू, चारों का नाम आपको याद रख लेना है संथाल विद्रोह से। तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, चारों का नाम संथाल विद्रोह से याद रख लीजिएगा। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? तो भाई बाबू कुंवर सिंह इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, इससे तो एक क्वेश्चन फिक्स है। मैं तो कहता हूं यार, फिर से कहता हूं कि 100% है कि यहां से एक क्वेश्चन दे देगा कुंवर सिंह से। 100% एक क्वेश्चन देगा आपके एग्जाम में। ये लिख लो, अभी ये छाप लो। मैं अभी कह देता हूं कि कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में। अगर क्वेश्चन नहीं आए कुंवर सिंह से तब आप लोग कहना मुझे। तो कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन फिक्स है, मैं यहां पर लिख देता हूं। और पीछे क्या था? ये कोल विद्रोह से या किसान आंदोलन टाइप से एक क्वेश्चन फिक्स है, तो यहां पर भी मैंने लिख दिया।
फिक्स लिख दिया, मतलब आएगा क्वेश्चन यहां से। तो कुंवर सिंह का देहांत 1857, तो 1858 में कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। अगर कुंवर सिंह की बात करी जाए भाई, तो कुंवर सिंह ही मैं अभी पूरा डिस्कस कर देता हूं अभी आपके साथ। कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जन्म याद रख लीजिएगा 1777। कुंवर सिंह का जन्म कब? हो सकता है इस बार जन्म इनका पूछ ले, डेट पूछा है ना, तो हो सकता है जन्म पूछ ले। जन्म 1777। अगर कुंवर सिंह ये जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। कहाँ प्रविष्ट हुए? तो जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। अगर फिर उसके बाद जो है 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जो है लिग्रांड से लड़ाई लड़ी थी। 23 अप्रैल 1858 के में लिग्रांड से उनका युद्ध हुआ। लिग्रांड से क्या हुआ? लिग्रांड से युद्ध हुआ है आपके कुंवर सिंह का। और इनका जो है 26 अप्रैल 1858 में इनका डेथ हो गया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का क्या हुआ है? तो डेथ हो गया है। तो यहां पर आपसे डेथ पूछा था तो 1858। और मंथ भी याद रख लीजिएगा, अभी ट्रेंड में चला हुआ है कि मंथ पूछ लेता है। तो 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का डेथ हुआ था। और भाई कुंवर सिंह ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया है? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करा था। और ये जगदीशपुर कहां पर पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है जगदीशपुर। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने करा है? तो कुंवर सिंह ने करा है। और एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछ ले तो जगदीशपुर से करा था। ओके। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? इंपॉर्टेंट, इसे भी मान के चल सकते हो, पूछा जा सकता है। युवा बंगाल आंदोलन पूछ ले या यंग बंगाल आंदोलन पूछ ले, युवा भी दे सकता है या फिर यंग बंगाल आंदोलन भी पूछ सकता है। तो राजा राम मोहन राय नहीं, हेनरी विवियन डेरेजियो तो बिल्कुल करेक्ट यही वाला है। युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरेजियो के साथ जाना है आपको। राजा राम मोहन राय से याद रख लेना ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज के संस्थापक ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया है? तो 1828 में, 1828 में। मुझे जहां तक शायद मैं करेक्ट हूं 1828। अगर कुछ यहां पर डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से याद रख लेना आप लोग सोम प्रकाश पत्रिका, एक मैगजीन इनका याद रख लेना, सोम प्रकाश क्या था भाई? तो एक मैगजीन था विद्यासागर का। नेक्स्ट, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो भाई यहां पर पूछा है कि क्लीमेंट एटली किसने? तो क्लीमेंट एटली ने किस तिथि को घोषणा किया था कि जून 1948 तक भारत को छोड़ देगा ब्रिटिश? तो कब छोड़ देगा? तो पहले यही याद रख लेना कि जून 1948 तक भारत छोड़ देगा ब्रिटिश। इसका घोषणा किया था। किसने घोषणा किया था? क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था। तो ये बात याद रख लीजिएगा कि कब तक भारत छोड़ देगा? तो जून 1948 तक छोड़ देगा। किसने घोषणा किया था? नेक्स्ट ये याद रख लीजिएगा। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था। और थर्ड बात ये रख लीजिएगा कि किस तिथि को घोषणा किया था, कब घोषणा किया था? तो 10 जनवरी 1947 नहीं, 20 जनवरी 1947 नहीं, 20 फरवरी 1947। तो भाई फरवरी 1947 में क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि इस बार पूछा था कब घोषणा किया था, तो फरवरी 1947 में किया था। और नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आपको इस तरह से दे सकता है कि कब तक भारत छोड़ देगा, इस बात को कहा गया था कि कब तक भारत छोड़ देगा। तो जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। तो इस नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये पूछ ले कि कब तक भारत छोड़ देगा, तो जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। ओके, तो 3 पॉइंट आपको याद रख लेना है। क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया जून 1948 तक छोड़ देगा भारत। और थर्ड ये याद रख लेना है कि 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था। यार आप लोगों को बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूं, इसलिए बहुत मेहनत करता हूं, आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, फिर उसके बाद ही मैं आपके साथ यहां पर आता हूं, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आता हूं। क्योंकि मेरे दिमाग में जितना भी आंसर आता है मैं आपके साथ यहां पर डील करता हूं, और कुछ मिस हो जाता है तो फिर मैं उसे आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से बताता हूं। तो भाई यहां पर जितने भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन इसके मतलब कि जो भी क्वेश्चन आता है और उससे रिलेटेड जो भी मेरे दिमाग में आंसर आते जाता है, मैं आपके साथ डिस्कस करते जाता हूं और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूं। इसीलिए आप लोग मेरे सेशन को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप लोग शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, तो अच्छा आप लोग नहीं कर रहे हो। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब कीजिए भी, और दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए भी। यही आप लोगों से मैं आशा रखता हूँ।
तो चलिए भाई, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, जितना भी दिमाग में मेरा आंसर आता है मैं आपके सामने सभी आंसर को रख देता हूं। ऐसा नहीं है कि नहीं रखता हूं, सारा आंसर आपके सामने रख देता हूं। जो जो मेरा दिमाग में आता है आपके साथ में डील करता चला जाता हूं। तो इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। मैं बार बार नहीं कहता हूं बट कह रहा हूं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं भी। ठीक है, चलिए फिर आगे। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, इंपॉर्टेंट मान लो इसको। तो बिहार को बंगाल से अलग जो है 1909 नहीं, 1905 नहीं, 1907 नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ करेक्ट होगा। तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया। तो भाई अगर इसकी दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर घोषणा का बात पूछ ले कि बंगाल को बिहार से अलग करने का घोषणा कब हुआ, तो घोषणा हो गया था 1911 में। ठीक है, घोषणा जो हुआ था 1911 में, मतलब कि एक ये मान सकते हो कि फैसला आया था। मतलब यार यहाँ घोषणा मत मानो, इसको फैसला मान लो कि फैसला जो आया था वो आया था 1911 में कि बंगाल को बिहार से अलग किया जाएगा। तो फैसला आया 1911 में, बट अलग कब किया गया? तो अलग किया 1912 में। यहां पर क्या पूछा था? अलग किया गया, तो अलग किया गया 1912 में। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले फैसला कब लिया गया था, तो 1911 में, और अलग कब किया गया, तो 1912 में। दोनों तरह से याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो पहले तो यही याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, तो अगस्त 1942 में हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका मुख्य कारण क्या था ये पूछ रखा है आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण। तो भाई देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ देखने को मिल रहा है, इसलिए एक से अधिक आपको मान के चलना है। भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942। इसका जो प्रस्ताव कब पेश किया गया था? प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 14 जुलाई 1942 को पेश किया गया था। 14 जुलाई 1942 को पेश किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ओके, इन सभी बातों को आप लोग जरूर ध्यान में रख लोगे। अगर गांधी इरविन समझौता की बात हुई है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ है भाई? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। और इसका मध्यस्थता किसने कराया था? गांधी इरविन समझौता का मध्यस्थता किसने कराया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता कराया था। तेज बहादुर सप्रू। तो गांधी इरविन समझौता किसने कराया है भाई? तो मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू ने कराया था। अगर क्रिप्स मिशन की बात करी जाए, तो क्रिप्स मिशन जो है भाई, ये भारत कब आया था? जो भारत आया था, ये क्रिप्स मिशन भारत कब आया, पूछा जा सकता है। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। और क्रिप्स मिशन में कितने मेंबर थे? तो 3 मेंबर आपको याद रख लेना है। एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स याद रख लीजिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और एक याद रख लीजिएगा पैथिक लॉरेंस। और एक याद रख लीजिएगा एवी अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स मिशन में कितने मेंबर? तो 3 सदस्य जो है भारत आए थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे, पैथिक लॉरेंस भारत आए थे, और एवी अलेक्जेंडर भारत आए थे। और क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो था स्टेफोर्ड क्रिप्स था। क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष। ओके, इतने बातों को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो भाई ये जो निर्णय लिया गया था, ये प्रारूप समिति के द्वारा, तो बिल्कुल इन्हीं के द्वारा निर्णय लिया गया था कि हिंदी जो है भारत का राजभाषा होगा। ये प्रारूप समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था। और प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति भी कहा जाता है। मसौदा समिति, आपको प्रारूप न देकर के मसौदा समिति अगर दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति ही कहा जाता है। ठीक है, और प्रारूप समिति की अगर बात करी जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं, BR अम्बेडकर। अगर इसमें सदस्य की बात करी जाए, टोटल सदस्य, तो भाई टोटल मेंबर इसमें 7 थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के टोटल सदस्य कितने? तो 7 थे। और इनका मेन काम क्या था? तो संविधान का रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था। संविधान का रूपरेखा तैयार करना। तो भाई संविधान का रूपरेखा तैयार करना, इसका मेन काम क्या था प्रारूप समिति का? तो संविधान का रूपरेखा तैयार करना इसका मेन मकसद था। ओके फ्रेंड्स,
और इसमें राजभाषा होगी संविधान किस समिति द्वारा, सितंबर 1949। और ये डेट भी याद रख लीजिएगा कब निर्णित किया गया था, तो सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था, सितंबर 1949, डेट को भी याद रखिएगा जरूर। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है। तो देखो भाई, इसमें जो विधि की शून्यता का जो पहलू पाया जाता है, एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकता है। एक संविध पूर्णता या आंशिक रूप से शून्यता घोषित की जा सकती है। तो देखो, इसमें तो मुझे लग रहा है भाई कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होना चाहिए। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होना चाहिए, मुझे लग रहा है। बट अब बीपीएससी वाले इसमें क्या क्वेश्चन मानेंगे ये नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि टीआरई थर्ड का तो एग्जाम कैंसिल हो गया था, और इसके बाद फिर इसका जो है वो क्या कहते हैं उसे, आपको आंसर की भी देखने को नहीं मिला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, मेरे अकॉर्डिंग उपयुक्त में से अधिक है। अब बीपीएससी अगर इसमें कुछ भी मान ले वो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। अब बीपीएससी क्या मानता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये बीपीएससी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाई उपयुक्त में से एक से अधिक भी बन सकता है और इसमें से एक आंसर भी बन सकता है, तो दोनों तरह से आंसर बन सकते हैं, इसलिए ये बीपीएससी पे डिपेंड करेगा कि वो क्या आंसर मानता है। तो चलिए आप लोग एक से अधिक इसको मान के चलिए। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो भाई दल बदल की सटीक परिभाषा देना था, तो भाई वो मुदलियार समिति, चौहान समिति, हर्षद मेहता समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भाई वो चौहान समिति था, चौहान समिति। अगर दल बदल की बात करी गई है तो दल बदल किस में आता है, तो अनुसूची 10 में आता है दल बदल। दल बदल कितना, तो अनुसूची 10 में दल बदल आता है। और अगर आपसे पूछ ले कि दल बदल का अंतिम निर्णय कौन लेता है भाई, तो दल बदल का अंतिम निर्णय जो है सांसद लेता है। अंतिम निर्णय, दल बदल का अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो दल बदल का अंतिम निर्णय जो है सांसद का सभापति लेता है। कौन लेता है, तो संसद का सभापति लेता है। तो दल बदल का अंतिम निर्णय कौन लेगा भाई, तो संसद का सभापति लेता है, इस बात को याद रख लीजिएगा आप लोग। अब और दल बदल किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भाई, तो ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल की बात की गई थी। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी, तो सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा किसने दिया है, ये पूछा है आपसे। तो सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा, तो भाई ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने, तो बिल्कुल करेक्ट यही है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और कब, तो 1952 में दिया था, 1952 में दिया था, याद रख लीजिएगा। बी.आर. अम्बेडकर, तो भाई बी.आर. अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष हो जाते हैं, अभी मैंने बताया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रख लीजिएगा आप लोग, खाद्य एवं कृषि मंत्री अंतरिम सरकार में, पहले प्रेसिडेंट थे हमारे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे थे। और खाद्य और कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक इन्होंने ही लिखा था, इंडिया डिवाइडेड भी इन्होंने लिखा था, इंडिया डिवाइडेड, ये भी याद रख सकते हो आप लोग राजेंद्र प्रसाद से। ओके, इनका जन्म जो है बिहार में ही हुआ था, बिहार में इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद को आप लोग और डीपली याद रख सकते हो। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में किस वर्ष आरंभ की गई थी, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिहार सौर ऊर्जा जो स्थापना करा गया था भाई, वो 2008 में स्थापना करा गया था, याद रख लीजिएगा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, तो भाई ब्रॉड गेज इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज 1067 mm, 1676 mm, 1435 mm, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रॉड गेज का अगर पूछ लिए तो 1676 mm। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं रेल गोज के बारे में आपसे बात कर देता हूँ, पूरा रेल गोज के बारे में ही अभी बात कर देता हूँ। देखो, रेल गोज मेनली जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, रेल गोज मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, पहला याद रख लेना, ब्रॉड गोज होते हैं। कौन सा, तो पहला होता है ब्रॉड गोज, और इसका जो है लंबाई जो होता है, साइज होता है भाई, इसका पटरियों का साइज जो होता है 1.676 मीटर होता है। कितना होता है ब्रॉड गोज का, 1.676 मीटर। नेक्स्ट याद रख लेना है मीटर गोज। अगर मीटर गोज की बात करी जाए तो मीटर गोज का जो 2 पटरियों के बीच का दूरी होता है वो 1 मीटर होता है। मीटर गोज का कितना, तो 1 मीटर। और
थर्ड याद रख लेना स्टैंडर्ड गोज। अगर स्टैंडर्ड गोज का दूरी पूछ ले, स्टैंडर्ड गोज का तो याद रख लेना 0.762 मीटर, 0.762 मीटर, या फिर याद रख लेना 0.610 मीटर। तो 0.762 मीटर या 0.610 मीटर। और अगर फोर्थ में याद रख लेना भाई तो मेट्रो गोज और मेट्रो गोज के दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होता है 1.435 मीटर। कितना? तो 1.435 मीटर। तो चारों गोज के बारे में मैंने यहां पर डिस्कस आपसे कर दिया है, लिख लेना आप लोग। भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों किताबें? तो भाई वो नीरज चोपड़ा हो जाते हैं, नीरज चोपड़ा। ध्वनि के मापन की, अच्छा यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो ध्वनि के मापन की इकाई अगर पूछ ले भाई कि ध्वनि के मापन का इकाई जो है, यूनिट जो है वो क्या है, तो भाई वो हो जाता है आपका एम्पियर तो नहीं, वोल्ट तो नहीं, वाट तो नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भाई हो जाता है इसका क्या? तो डेसिबल। ध्वनि का इकाई क्या हम? तो डेसिबल हो जाता है ध्वनि का इकाई। अगर भाई फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी। ओके। और ध्वनि का इकाई तो डेसिबल एंड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। तो एम्पियर किसका यूनिट है भाई? तो करंट का यूनिट है एम्पियर। वोल्ट है आपका पोटेंशियल, ये देखो पोटेंशियल लिखा गया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का है। वोल्ट किसका है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का है वोल्ट, ये ऐसे याद रख लो। अभी वोल्ट किसका है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है भाई? तो वोल्ट हो जाता है। और वाट जो है वो पावर का हो गया। ओके नेक्स्ट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, तो भाई अनुच्छेद आर्टिकल 1 पूछा है, तो आर्टिकल 1 देश को क्या बनाता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं, एक गणराज्य नहीं, एक संघ। तो बिल्कुल एक संघ बनाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो भाई दिल्ली राजधानी का नींव अगर पूछ ले तो महारानी विक्टोरिया नहीं, महारानी एलिजाबेथ नहीं, किंग जॉर्ज पंचम। तो बिल्कुल करेक्ट, किंग जॉर्ज पंचम ने रखा था। कब? तो 1911 में रखा था। भारत में G20 का ध्येय वाक्य है, याद रख लीजिएगा, वसुदेव कुटुंबकम। तो बिल्कुल यही करेक्ट है, वसुदेव कुटुंबकम जो है G20 का ध्येय वाक्य हो जाता है। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो भाई मंगलयान जो है 2000 के नोट पर मुद्रित था, 2000 के नोट पर। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो देखो भाई अब पूछा है क्या? तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत तो कितना है ऑक्सीजन का, बताओ तो आप लोग। हाँ, 21, 21%, 78%, 21%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो ऑक्सीजन का परसेंट जो है वो 21% है। कितना? तो 21%। यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गया है, तो 21% के साथ जाना है आपको। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना? तो 21%। अगर नाइट्रोजन आपसे पूछ ले, नाइट्रोजन हो, इस बार ऑक्सीजन पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम नाइट्रोजन पूछ ले, तो मैं सारा का सारा कॉम्पोजिशन ही बता देता हूँ एयर का जो है आपको कॉम्पोजिशन ही बता देता हूं। अभी सारा कॉम्पोजिशन एयर का बता देता हूं। नाइट्रोजन अगर पूछ ले तो 78% है। अगर आपसे पूछ ले ऑक्सीजन तो 21% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली जाए तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड आपके क्या कहते हैं उसको, वायु में। और अगर आपसे आर्गन पूछ ले कि आर्गन कितना है भाई, तो आर्गन जो है 0.93% है आपका आर्गन। ऐसे सिंपल अगर पूछ ले कि अदर गैस, ऐसे डायरेक्ट आपसे अदर गैस भी पूछ सकता है कि अदर गैस कितने हैं, तो भाई अदर गैस में आप 1% मान के चलना, ठीक है। तो अदर गैस भी पूछ सकता है, आर्गन CO2 ना देकर के अदर गैस पूछ ले तो अदर गैस 1%, अगर CO2 पूछ ले तो 0.03%, आर्गन 0.93%। ओके नेक्स्ट। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो हवाई जहाज इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहां से फिक्स भी है, ये क्वेश्चन तो भाई यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, फिर से मैं कह रहा हूं फिक्स है 100%, यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज? तो हवाई जहाज जो है मध्य मंडल में उड़ेगा, क्षौभ मंडल, समताप मंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है। अब मैं आपको यहां पर पूरा का पूरा जो है जो वायुमंडल के जो स्ट्रक्चर हैं सभी में यहां पर डिस्कस कर देता हूं। तो पहला तो याद रख लीजिएगा आप लोग, वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है पूरा याद रख लीजिए। पहला तो याद रख लीजिए ट्रोपोस्फियर। दूसरा याद रख लीजिएगा, सुनो इस तरह से मैं बता देता हूं आपको, सबसे निचला लेयर से बताता हूं। देखो जैसे मान लो भाई ये आपका वायुमंडल है, ठीक है। मान लो ये वायुमंडल है, तो सबसे नीचे आपका क्या है?
तो सबसे नीचे है आपका ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे है। उसके बाद आपका क्या आता है, उससे ऊपर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर क्या आता है, तो मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर। उससे ऊपर क्या आता है, तो थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर। एंड उससे ऊपर क्या आता है भाई, तो उससे ऊपर आता है आपका एग्जोस्फेयर। क्या आता है, तो एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 आपके स्ट्रक्चर हो जाते हैं वायुमंडल के। सबसे निचला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जिसे कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। उससे ऊपर में है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। उससे ऊपर में है मेजोस्फेयर, मध्य मंडल। उससे ऊपर में है थर्मोस्फेयर, उष्म वायुमंडल। एंड सबसे ऊपर है एक्सोस्फेयर, ब्रह्मंडल है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर की अब अगर बात करी जाए तो देखो ये ट्रोपोस्फेयर यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं आपसे। क्षोभ मंडल, तो देखो क्षोभ मंडल का जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर इसका जो है ऊंचाई। अगर औसत ऊंचाई पूछ ले आपसे तो ट्रोपोस्फेयर का औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। और ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल, ये भी याद रख लीजिएगा। ये जो है क्या है, वायुमंडल का सबसे निचला परत है, सबसे निचला परत, सबसे निचला परत है वायुमंडल का। सबसे निचला परत कौन सा है, तो भाई ये ट्रोपोस्फियर है आपका। ट्रोपोस्फेयर में ही मौसम संबंधी सारा घटना घटता है, मौसम संबंधी घटना। तो मौसम संबंधी घटना जितने भी होते हैं, जैसे कि आपका बादल हो गया, कोहरा हो गया, वर्षा हो गया, तो सभी घटना कहाँ होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में। तो मौसम संबंधी सभी घटना जो है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल में होता है, याद रख लीजिएगा। ये 3 पॉइंट आप लोगों को ट्रोपोस्फेयर से याद रख लेना। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपके ट्रोपोस्फेयर में ही जो है ऑक्सीजन मौजूद रहता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रख लेना है, बिल्कुल ध्यान से याद रख लेना है। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करी जाए भाई, तो स्ट्रेटोस्फेयर ये जो है, अब आपका इसका जो अगर आपका एवरेज ऊंचाई पूछ ले तो ऊंचाई है 13 से 50, ठीक है। तो 13 से 50 इसका जो अगर ऊंचाई पूछ ले तो ये 13 से 50 किलोमीटर जो है आपका इसका ऊंचाई है, आपके स्ट्रेटोस्फेयर का, समताप मंडल का। अगर इसमें फिर पूछ ले तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो हवाई जहाज जो उड़ता है वो भी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। नेक्स्ट बात आप लोग याद ये रख लीजिएगा कि ओजोन परत जो है, इसी में आपका जो है ओजोन परत। तो ओजोन परत किस में आपका सिचुएटेड है भाई, तो ओजोन गैस जो होता है या ओजोन परत जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही लोकेटेड होता है। कहां पर, तो ओजोन गैस अगर पूछ ले तो ओजोन गैस आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही सिचुएटेड होता है। इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। तो 3 बात आप लोग स्ट्रेटोस्फेयर से याद रख लीजिएगा। एक तो इसका एवरेज ऊंचाई 13 से 50, इसमें जो है हवाई जहाज उड़ता है और इसमें जो है ओजोन गैस प्रेजेंट होता है, ओजोन गैस प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर मेजोस्फेयर की बात करी जाए, मेजोस्फेयर की बात करी जाए मध्य मंडल का, तो मध्य मंडल से भी आपको क्या याद रख लेना है, तो इसका जो है एवरेज ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर याद रख लीजिएगा। एवरेज ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर, ओके, 50 से 80 किलोमीटर। उसके बाद जो है सबसे ठंडा परत अगर पूछ ले तो सबसे ठंडा परत यही है, ठंडा परत। तो सबसे ठंडा परत पूछ ले तो मेजोस्फेयर है, और कितना, तो -100 डिग्री सेल्सियस तक यहां तक का टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद मेजोस्फियर में ही जो है मेट्रोइड्स, उल्कापिंड जल जाते हैं, उल्कापिंड, उल्कापिंड जल जाता है, उल्कापिंड जलता है। तो कहां पर, तो मेजोस्फेयर में उल्कापिंड जलता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को मेजोस्फेयर से याद रख लेना है। एक तो एवरेज ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर, सबसे ठंडा परत जो कि -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और यहां पर जो है उल्कापिंड जल जाता है मेजोस्फेयर में ही। क्यों जल जाता है, तो भाई फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण जल जाता है। ओके, तो मेजोस्फेयर से इतना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा थर्मोस्फियर। तो भाई थर्मोस्फियर का एवरेज ऊंचाई कितना है, तो 80 से 400 किलोमीटर याद रख लेना, 80 से 400 किलोमीटर, ठीक है। और ये सबसे गर्म परत है। थर्मोस्फियर क्या है, तो भाई सबसे गर्म परत है। सबसे ठंडा परत है मेजोस्फियर और सबसे गर्म परत है थर्मोस्फियर। कितना टेम्परेचर इसका चला जाता है, तो 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल जो है आपके थर्मोस्फेयर में ही पाया जाता है। आयन मंडल, आयन मंडल जो आपके थर्मोस्फेयर में ही पाया जाता है। जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूं अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। स्पेस थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसीलिए मैं यहां पर थोड़ा ये
कंजेस्टेड हो गया है, बट आप लोग लिख लेना जितना मैं आपको कहता जा रहा हूं। तो 80 से 400 किलोमीटर इसका एवरेज जो ऊंचाई होता है, और सबसे गर्म परत है 1200 डिग्री सेल्सियस तक। एंड आयन मंडल इसमें पाया जाता है, आयन मंडल पाया जाता है थर्मोस्फियर में। ओके फ्रेंड्स, जो कि आपके रेडियो प्रसारण में मदद करता है। क्या में मदद करता है? तो रेडियो प्रसारण में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट याद रख लीजिएगा आप लोग, एक्सोस्फियर, ये जिसे ब्रह्मंडल कहा जाता है। तो भाई ये सबसे ऊंची परत है, वायुमंडल का सबसे ऊंचा परत जो है आपका ब्रह्मंडल जो होता है एक्सोस्फियर हो जाता है। यहां पर क्या होता है, तो हवा जो होता है भाई वो ना के बराबर होता है, मतलब बहुत पतला लेयर होता है हवा का। यहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कम होता है। यहां पर जो एक मेन पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो भाई यही आपको याद रख लेना है 3 पॉइंट। सबसे ऊंचा परत एक्सोस्फियर होता है, हवा जो है यहां पर प्रेजेंट बहुत कम मात्रा में होता है। और थर्ड याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम यहां पर पाया जाता है आपके एक्सोस्फियर में, ब्रह्मंडल में। तो जितने भी मैं पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किया है मैंने, सभी को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। इन्हीं सभी पॉइंट से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अच्छा से इतना भी कर लिया ना, तो समझ लो अगर वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा तो यहीं से पूछेगा, और आपका आंसर वहां पे सही करके आओगे अगर अच्छे से लिख लेते हो तो। पर्यावरण के लिए खतरा है, किससे खतरा है भाई पर्यावरण के लिए? बता दो आप लोग। फसल वृद्धि, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो पर्यावरण के लिए खतरा जो है वो आपके जनसंख्या वृद्धि से हो, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो खतरा तो होगा ही आपके एनवायरमेंट के लिए। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो भाई सहारा जो है एक मृदु ठंडा गर्म, तो भाई ये गर्म रेगिस्तान है सहारा। ओके, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, तो यही करेक्ट है, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। और ये जो है 2 अक्टूबर को जो गांधी जी का जयंती में है, गांधी जयंती, इसी उपलक्ष्य पे शुरू किया गया था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ है ना, तो इसीलिए इसी उपलक्ष्य पे जो है स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट करा गया 2 अक्टूबर 2014 से। ओके फ्रेंड्स, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। तो गंगा नदी के तट पर, भोपाल नहीं, प्रयागराज। तो बिल्कुल गंगा नदी के तट पर प्रयागराज जो है सिचुएटेड हो जाता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और यहां से फिर मैं कह देता हूं, एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। तो देखो, गैर परंपरागत स्रोत का मतलब हुआ भाई कि नवनीकरणीय ऊर्जा की बात करी जा रही है, नवनीकरण ऊर्जा की बात करी जा रही है, नवनीकरण ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत मतलब नवनीकरण ऊर्जा की बात करी जा रही है। तो नवनीकरण ऊर्जा को ही गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। और यहां पर कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं? तो भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो, यहां पर जो भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, सभी तो यहां पर आपको गैर परंपरागत स्रोत है, मतलब नवनीकरण ऊर्जा के स्रोत है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहां पर आंसर जाएगा। नवनीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं भाई? तो देखो, देखो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपके देखो यहां पर आपका क्या है, अच्छा ऊर्जा का गैर परंपरागत, अच्छा नवनीकरण ऊर्जा यहां पूछ लिया। अच्छा अच्छा, देखो देखो मिस हो गया, रुक जाओ। देखो नवनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा का गैर परंपरागत मतलब कि नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, यहां पर पूछा है नवनीकरण, जो कि आपका नया बनाया जा सकता है। तो भाई देखो यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहां पर, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी को बनने में क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा आपके, भूतापीय ऊर्जा को, परमाणु ऊर्जा को और बायोगैस को। बायोगैस तो यहां पर देखो आपका जो है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक, देखो कंफ्यूज हो गया था मैं जरा, यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर नवनीकरण ऊर्जा के स्रोत तो सभी है, भूतापीय ऊर्जा जो है ये नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, परमाणु ऊर्जा नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, बायोगैस जिसे गोबर गैस कहते हो ये भी नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। और भी नवनीकरण ऊर्जा के स्रोत यहाँ पर याद रख लेना, जैसे कि सूर्य सूर्य सौर सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। अगर मान लो हवा पूछ ले, हवा, तो ये भी नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा पूछ ले, ज्वारीय ऊर्जा ये भी नवनीकरण का स्रोत है। बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा सभी तो नवनीकरण ही ऊर्जा के स्रोत हैं भाई। तो यहां से भी क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, आ जाएगा, नवनीकरण से हो चाहे अनवनीकरण से हो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कल भी मैंने जो है नवनीकरण अनवनीकरण के बारे में डिस्कस करा था, देख लेना वहां पे आप लोग।
जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। ठीक है, जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो। तो भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है वो ए नंबर है, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या जो है घट जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो पीलिया रोग भाई वो तो आपके जल से, वायु से, ताप्य से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई वो जल प्रदूषण से आपका हो जाता है, जल प्रदूषण। पीलिया रोग मतलब कि ज्वाइंटिस कहा है यहाँ पर, ज्वाइंटिस। तो ज्वाइंटिस भाई वो जल के वजह से ज्वाइंटिस फैल सकता है। गंदा बंदा आप लोग जैसे कि गुपचुप वगैरह खाते हो, गुपचुप चाट ये सब खाते हो, तो गंदा पानी से उसे बना दिया जाता है, तो जल से जो है आपका पीलिया रोग फैल जाता है। तो गंदा अगर पानी वानी पी लोगे, गंदा गुपचुप उपचुप खाते हो, तो ज्वाइंटिस फैलने का चांस आपको ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जल से जो है आपका ज्वाइंटिस रोग भाई फैल सकता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो पहले तो यही याद रख लेना भाई कि जैव विविधता हॉटस्पॉट है कितने टोटल। तो टोटल जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है 36 है। कितने हैं? तो 36 हैं। अगर भारत में बात करी जाए तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कितने? तो भारत में 4 हैं। अब कौन कौन है ये भी देख लो। भारत में 4 हैं, आपको मैं चारों बता देता हूं। पहले तो याद रख लेना पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट। दूसरा याद रख लीजिएगा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा सुंडालैंड, सुंडालैंड, सुंडालैंड। और एक याद रख लीजिएगा इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। इसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि जो पूरी तरह से भारत में कितने हैं, तो पूरी तरह से भारत में ये तीनों हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। ये पूरी तरह से भारत के अंदर हैं, पूरी तरह से भारत में हैं, पूरी तरह से भारत में हैं। तो पूरी तरह से भारत में 3 है। ठीक है, वो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। और भारत में अगर पूछ ले कि भारत में कितना है, तो 4 है टोटल, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। लेकिन पूरी तरह से भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड है भाई। और लेकिन भारत में जो है टोटल 4 जो है आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ओके, यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से भारत में कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो अरावली, पश्चिमी घाट। तो यहां पर करेक्ट है आपका पश्चिमी घाट। ओके फ्रेंड्स, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा है, पानी बहुत दूषित है, पानी कम प्रदूषित है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो भाई बीओडी क्या शो करता है, क्या इंगित करता है, ये पूछा है। तो भाई देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का मतलब हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये इंगित करता है कि पानी बहुत दूषित है। क्या है? तो पानी बहुत दूषित है। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस ए वायु उत्पन्न बीमारी नहीं, भोजन संदूषण तो भाई नहीं, जल उत्पन्न बीमारी है हेपेटाइटिस ए। अब हेपेटाइटिस की बात करी गई है तो हेपेटाइटिस 3 टाइप के होते हैं। हेपेटाइटिस कितने टाइप के? तो हेपेटाइटिस भाई 3 टाइप के होते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, कौन कौन से? तो ए, बी और सी, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। और हेपेटाइटिस फैलता किससे है? तो हेपेटाइटिस जो फैलता है वो वायरस की वजह से होने वाला बीमारी है। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। अब देखो अगर ए की बात करी जाए तो ए जो है पानी और खाना की वजह से फैलता है, पानी और खाना। अगर हेपेटाइटिस ए पूछ ले किसके वजह से फैलता है, तो पानी और खाना की वजह से हेपेटाइटिस ए फैलता है। ठीक है, अगर बी और सी की बात करी जाए तो बी और सी जो है ये ब्लड की वजह से फैलता है, खून की वजह से फैलता है, बी और सी। तो हेपेटाइटिस ए, बी और सी, तो ए जो है पानी और खाना की वजह से फैलेगा और बी और सी जो है खून की वजह से फैलता है। और हेपेटाइटिस जो है भाई वो लीवर को खराब करता है, लीवर यकृत को क्या करता है? तो अफेक्ट करता है, खराब कर देता है, अफेक्ट करता है लीवर को। हेपेटाइटिस जो है यकृत को खराब कर देगा, ध्यान रख लीजिएगा। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, तो भाई ऑक्सीजन की कमी। तो मल के द्वारा जो प्रदूषित पानी है उसमें मछली क्यों मरेगा? तो भाई वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये तो एक रीजन है ही। रोग जनकों के कारण तो नहीं, गल्फरों के बंद होने से, तो भाई ये कहां से होना है? ये नहीं होना है। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मछली मर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? भाई तो प्रदूषण जनित विकार है तो देखो न्यूमोकोनियासिस, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूमोकोनियोसिस जो हो जाता है वो हो जाता है आपका
एक प्रदूषण जनित रोग। तो न्यूमोकोनियोसिस जो है आपका एक प्रदूषण जनित रोग है, इसको याद रख लीजिएगा। अगर कुष्ठ रोग की बात करी गई है तो कुष्ठ रोग जो है आपके बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी होता है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है भाई, और ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई की वजह से। माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई की वजह से आपका कुष्ठ रोग देखने को मिल जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रियाई की वजह से जो है कुष्ठ रोग देखने को मिल जाता है मेरे भाई। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई की वजह से जो है कुष्ठ रोग देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियां पाई जाती है भारत में उत्तर प्रदेश में, हिमालयी क्षेत्र में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो बिल्कुल करेक्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है प्रवाल भित्ति पाया जाता है। यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान जो होती है भाई, वो कौन सा यहां पर पूछा है कि करेक्ट है? तो देखो, विद्युत परिपथ में जो होने वाली धारा की पहचान हो जाती है वो किससे, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट हुआ था, पहले भी रिपीट हुआ था, और हो सकता है कि टीआरई 4 में भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो देखो ये जो है आपका अमीटर, तो बिल्कुल ये भी होगा। गैल्वेनोमीटर, तो ये भी होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है। उपयुक्त में से एक से अधिक। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो स्टार जो चमकता है भाई, शाइनिंग करता है, वो किस वजह से करता है? तो पूर्ण अपवर्तन तो नहीं, वातावरणीय परावर्तन तो नहीं, वातावरणीय अपवर्तन। तो भाई वातावरणीय अपवर्तन के कारण जो है आपका स्टार जो है वो शाइन करता है। तो तारा जो चमकता है वो वातावरणीय अपवर्तन के कारण, वातावरणीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण चमकता है तारा। नेक्स्ट, पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के ग्लास की तुलना में, क्यों? तो देखो, पोर्सलिन का मग में जो है चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के ग्लास की तुलना में। तो भाई स्टील के ग्लास में चाय तेजी से ठंडी हो जाएगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पोर्सलिन मग में हैंडल होता है, ये भी नहीं भाई, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। पोर्सलिन उष्मा का कुचालक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, उष्मा का कुचालक है तो वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इस वजह से आप लोग क्या करोगे, इजिली जो है पोर्सलिन के मग को आराम से हाथ में पकड़ के चाय पी सकते हो। और वहां जहां पर स्टील की बात करी जाए तो स्टील भाई वो उष्मा का सुचालक है, तो सुचालक है तो यहां पर आप स्टील के ग्लास को हाथ में पकड़ के पीने में आपको हाथ में गर्म महसूस होगा। बट पोर्सलिन का मग में क्या होगा, कुचालक है तो आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो इजिली आप लोग चाय पी सकते हो उसे पकड़ के। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, तो भाई अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा? हमेशा आभासी तो नहीं, निश्चित रूप से वास्तविक होगा। यदि, इसके बाद तो कुछ होगा यार, यदि यहाँ पर, तो ये यदि के बाद तो कुछ होना चाहिए। अच्छा, ये भी तो निश्चित रूप से वास्तविक, तो निश्चित रूप से तो वास्तविक नहीं होना है भाई, हमेशा वास्तविक होगा, तो हमेशा वास्तविक नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो अवतल दर्पण, तो कॉनकेव लेंस की बात करी गई है यहां पर, तो कॉनकेव लेंस, तो देखो भाई ये टोटल जो है 6 इमेज बनाते हैं। कॉनकेव लेंस जो टोटल 6 इमेज बनाता है, ठीक है, जिसमें से 5 इमेज जो बनाता है वो रियल बनाता है, बट एक इमेज क्या करता है, तो वर्चुअल बनाता है, एक इमेज वर्चुअल बनाता है। तो 5 इमेज जो है रियल बनाता है, एक इमेज वर्चुअल बनाता है कॉनकेव मिरर आपका। ओके फ्रेंड्स, और ये वर्चुअल इमेज कब बनाता है? तो वर्चुअल इमेज तब बनाएगा जब पोल और फोकस के बीच में रखने पर, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में रखने पर, फोकस के बीच में, तो पोल और फोकस के बीच में रखने पर क्या बनाता है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर आपसे पूछ ले कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो भाई कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, उत्तल दर्पण वो हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, तो भाई वो आभासी इमेज बनाता है हमेशा। इस केस में याद रख लीजिएगा, हमेशा जो है आभासी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल, ठीक है, तो हमेशा आभासी इमेज बनाएगा आपका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एम्पोथेरिक अणुओं में शामिल है? तो एम्पोथेरिक अणुओं में शामिल कौन सा है? जल, तो बिल्कुल जल ही जो है एम्पोथेरिक अम्लों में शामिल है भाई। और जल से याद रख लेना आप लोग क्या, तो जल जो है सार्वजनिक विलायक है, सार्वजनिक विलायक है, सार्वजनिक विलायक है। जल की बात करी गई है, जल से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए यहां पर जल भी डिस्कस कर देता हूं अभी, सार्वजनिक विलायक है भाई। उसके बाद याद रख लेना ये एम्फोथेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब 50% बेसिक होते हैं और 50% एसिडिक होते हैं, एम्फोथेरिक इन नेचर। तो एम्फोथेरिक होते हैं नेचर में, मतलब कि 50% जो है बेसिक
और 50% एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। अगर एसिटिक एसिड की बात करी जाए भाई, तो विनेगर को एसिटिक एसिड कहा जाता है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है भाई CH3COOH होता है, CH3COOH। अगर मेलिक अम्ल की बात करी जाए तो मेलिक अम्ल जो है आपके सेब में पाया जाता है, सेब में मेलिक एसिड पाया जाता है, सेब में। इसको भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा आप लोग। लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो लुईस की अवधारणा जो है प्रोटेनिक एसिड, क्षार, लवण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये अवधारणा जो है लुईस का, वो प्रोटेनिक एसिड और क्षार को ये व्याख्यायित करता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट होने वाला है, उपयुक्त में से एक से अधिक। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन की बात करी गई है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? तो एसिड और बेस को जब भी मिलाओगे, तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? सॉल्ट और वाटर निकलेगा, सॉल्ट और वाटर। उसे ही क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो एसिड और बेस मिलाने पर सॉल्ट और वाटर मिल जाए, उसे ही न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण प्रोसेस कहा जाता है। अगर उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम पूछा है आपसे, उदासीनीकरण प्रक्रिया का क्या पूछा है भाई? तो उत्क्रम पूछा है, तो उत्क्रम इसका क्या हो जाएगा आपका? तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो बिल्कुल यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक याद रख लेना CO, CO2, HF, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीयक प्रदूषक इनमें से तो कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो द्वितीयक प्रदूषक में आप लोग याद रख लेना सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कौन कौन से आ जाते हैं। पहले तो याद रख लेना ओजोन जो है एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, एसिड रेन भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, एसिड रेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नेक्स्ट याद रख लेना स्मोक भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। एक याद रख लेना PAN, PAN, उसके बाद PBN भी याद रख लेना। नेक्स्ट याद रख लेना NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, और एक याद रख लेना सल्फर ट्राईऑक्साइड भी याद रख लेना। ठीक है, तो ओजोन, एसिड रेन, स्मोक, पैन, PBN, NO2 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सभी आपके द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो जाते हैं, याद रख लियो आप लोग। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो प्रोटीन की सूचना भाई वो जिन तो नहीं देता, क्रोमोजोम तो नहीं भाई, अच्छा हाँ जिन क्या पूछा है? प्रोटीन की सूचना, तो बिल्कुल जीन ही दे देगा आपको प्रोटीन की सूचना। नेक्स्ट, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्रणाली से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? तो नॉन ह्यूमन प्रणाली से किसी मनुष्य में पहुंचा तो इस बीमारी को क्या कहेंगे? जन्मजात बीमारी तो नहीं भाई, पशुजन्य बीमारी तो बिल्कुल पशुजन्य बीमारी कहा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अजीव्य कारक नहीं है? तो अजीव्य कारक नहीं पूछा है आपसे, तो अजीव्य कारक नहीं है भाई उन्नतांश। ये क्या होता है? उन्नतांश, आर्द्रता, जंतु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अजीव्य कारक नहीं है, मतलब पूछा इनडायरेक्टली आपसे पूछा कि जैव्य कारक, यहाँ पे बताना है कि कौन सा जैव्य कारक है। तो भाई जंतु जो है वो जैव्य कारक है, ये अजैव्य कारक नहीं है। अजीवी का मतलब होता है कि जिसमें जान ना हो, तो जान किसमें ना हो भाई? तो जान जिसमें ना हो, तो यहाँ पर क्या नहीं पूछा है, तो नहीं में कौन सा? जिसमें जान है वो आपको बताना है, तो जंतु यहाँ करेक्ट होगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण का प्रभाव पत्तियों पर, फूलों पर, तनों पर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होगा वो सभी पर देखने को मिलेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, पत्ती पर भी, फूल पर भी और तना पर भी, सभी पर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो भाई इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जो है विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। तो आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी के लिए पूछा है आपसे कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या है? तो किग्रा घन मीटर, किग्रा सेंटीमीटर, मात्रा विहीन। तो भाई मात्रा विहीन एक यूनिट क्या है? तो मात्रा विहीन है, मात्रा विहीन हो जाता है आपका क्या? तो आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो मात्रा विहीन होता है। ओके फ्रेंड्स, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो इसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम है। तो भाई देखो कपूर जब आप लोग रखते हो तो कपूर घटता है, क्यों घटता है? इसका नाम क्या है ये पूछा है। संघनीकरण नहीं, उत्सादन, उत्सादन तो बिल्कुल यही करेक्ट है भाई, सब्लिमेशन जिसे कहते हो, क्या कहते हो? सब्लिमेशन जिसे कहते हो, उत्सादन, उत्सादन। नेफ्थलीन बोल भी इसका एक एग्जाम्पल है, नेफ्थलीन की बोल जो आती है भाई वो भी एक
उदाहरण है आपके इसका क्या कहते हैं इसे, उत्सादन का, सब्लिमेशन का, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो देखो कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु, धातु पूछ लिया है तो धातु याद रख लीजिएगा जो है ब्रोमीन, सोडियम, पारा। तो भाई धातु पूछा है तो पारा, द्रव में रहने वाला धातु पारा हो जाता है, द्रव में रहने वाला धातु पारा हो जाता है। और अगर द्रव में रहने वाला अधातु पूछ ले तो ब्रोमीन याद रख लीजिएगा। द्रव स्थिति में रहने वाला अधातु, द्रव में रहने वाला अधातु, रहने वाला अधातु, द्रव स्थिति में रहने वाला अधातु पूछ ले तो ब्रोमीन याद रख लीजिएगा। धातु है तो पारा। सोडियम क्या है भाई, तो सोडियम से चाकू से काटा जाने वाला धातु, तो धातु जो चाकू से काटा जा सके वो है सोडियम। धातु चाकू से काटे जाने वाला, काटे जाने वाला, तो ऐसा धातु जो चाकू से कट जाए वो कौन है, तो सोडियम है। और साथ में याद रख लीजिएगा पोटासियम भी जो है वो भी चाकू से काटा जाता है, पोटासियम भी जो है चाकू से काटे जाने वाला धातु है। ओके फ्रेंड्स, और अगर सोडियम और पोटेशियम से एक पॉइंट और याद रख लेना आप लोग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग, ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, तो ये भी बात जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो भाई खीर भवानी मेला कहाँ, बता दो आप लोग। तो खीर भवानी मेला तो ये आयोजित होता है आपके जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल करेक्ट है। खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है भाई। एक होता है तवी महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है, तवी महोत्सव, तवी महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में, और हैरात पर्व भी जम्मू कश्मीर में, हैरात पर्व। आज का सेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया भाई, हैरात पर्व भी। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो पुष्कर मेला आप लोग राजस्थान से याद रख लेना, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला राजस्थान से याद रखना। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल यही करेक्ट है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी, बता दो आप लोग। तो राष्ट्रीय जनता दल, तो भाई इसका स्थापना जो है 1997, 1998, तो भाई 1997 में जो है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का स्थापना हुआ था। अगर स्थापना से रिलेटेड यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ले लेना। मैं तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर जेडीयू का पूछ ले तो भाई जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, तो ये 2003 में बना था जेडीयू। अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी कब बना था, भारतीय जनता पार्टी, तो 1980 के साथ चले जाना आप लोग। अगर पूछ ले आपसे कांग्रेस, तो भाई कांग्रेस आपको 1885 याद रख लीजिएगा, 1885। अगर आपसे पूछ ले कि एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, तो भाई ये जो है आपके नवंबर 2000 में याद रख लेना, एलजेपी। जो इसके अभी जो है आपके चिराग पासवान इसके लीडर हैं, जो चिराग पासवान है भाई, अभी मंत्री जो है, मिनिस्टर हैं, वो इसके लीडर हैं, एलजेपी पार्टी। तो इन्हीं का है एलजेपी पार्टी, अभी अध्यक्ष यही है आपके चिराग पासवान, एलजेपी। और हम पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो ये कब बना था, तो मई 2015 में। जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम पार्टी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, मई 2015 में ये बना था, याद रख लेना। नेक्स्ट, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं भाई। तो देखो पटना जिला के अंतर्गत कितना विधानसभा, तो 14 विधानसभा क्षेत्र है। अगर लोकसभा की बात करी जाए तो लोकसभा पटना जिला में कितना है, 2 है, याद रख लीजिएगा। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया। तो भाई देखो मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार जो उधार लिया था, तो मजबूत केंद्र, केंद्र की बात हुई है ना, तो यूके से कनाडा याद रख लेना, कनाडा से लिया गया है मजबूत केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ कनाडा से लिया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष हो जाता है। अगर वोटिंग के लिए आयु पूछ ले तो 18 वर्ष, वोट देने की आयु 18 वर्ष। और अगर लोकसभा का पूछ ले कि लोकसभा के लिए जो है, तो लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष का आयु कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर पंचायत का चुनाव आपको लड़ना है तो पंचायत के लिए आपको 21 वर्ष का आयु कंप्लीट हो जाना चाहिए, पंचायत के लिए 21 वर्ष के लिए। अगर आपसे राष्ट्रपति के लिए पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितना चाहिए, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कितना आयु चाहिए भाई, और राज्यपाल के लिए, और राज्यपाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितना आयु चाहिए, तो ये चाहिए आपका 35 ईयर्स, कितना, तो 35 साल आपको चाहिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु, 35 साल कंप्लीट होना चाहिए।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन तो अस्पृश्यता का अंत को सुनिश्चित करता है? तो भाई अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल यही करेक्ट है। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? भाई तो नहीं पूछा है कि वृहद ग्रह नहीं है, तो भाई यहां पर वृहद ग्रह कौन सा नहीं है? तो शनि, मंगल, बृहस्पति। तो शनि भी वृहद ग्रह नहीं है, मंगल भी वृहद ग्रह नहीं है, मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो धान भाई रोहतास में सबसे ज्यादा होता है, याद रख लीजिएगा। और गेहूं भी अगर पूछ ले तो गेहूं भी रोहतास में सबसे ज्यादा होता है। कौन सा, अच्छा, और यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स रख लेना आपके एग्जाम में, श्योर है यहां से एक क्वेश्चन आपके फसल से जो है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा फसल से। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष 1867 नहीं, 1667 नहीं, 1767, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, मत्स्य कृषि सूचक है भाई, तो भाई मत्स्य कृषि जो है संभाव्यतावाद का नहीं, नियतिवाद का नहीं, संभववाद का है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है? तो पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह जो है फेल्सेनमीर कहलाती है। क्या कहलाती है? तो फेल्सेनमीर। ओके, अब थोड़ा फास्ट सेशन करूंगा क्योंकि जो है बहुत लेट सेशन हो गया है भाई, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। लैंडसाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो लैंडसाफ्ट धारा जो है ब्रिटिश नहीं, फ्रेंच नहीं, जर्मन स्कूल से संबंधित है आपका लैंडसाफ्ट विचारधारा। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो भाई जितने भी नदी हैं, नदी से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट। यहां से भी एक क्वेश्चन में फिक्स मान के चलता हूं कि टीआरई 4th में आ जाएगा। तो सोन नदी का उत्पत्ति स्थल जो है वो मेकाल श्रेणी है। क्या है? मेकाल श्रेणी जो है सोन नदी, जो अमरकंटक से बहने वाली नदी है सोन नदी, उसका जो उत्पत्ति स्थल जो है मेकाल श्रेणी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो कृषि योग्य अगर पूछ ली तो 50, तो बिल्कुल यही क्षेत्रफल 50% जो है कृषि योग्य है मध्य प्रदेश का। और सबसे अधिक वन भी आपके मध्य प्रदेश में है, वन जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया वैज्ञानिक नियतिवाद को, नवनियतिवाद को। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहां जाना है आपको। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? फसल से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं तो यहां से कहता हूं यार एक क्वेश्चन फिक्स है आपके फसल से, एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। टीआरई 4 का जब एग्जाम होगा ना, तो आके मुझे कहना कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। जहां से मैंने फिक्स लिखा है वहां से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ये आप लोग कहना आके। तो बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक? तो गेहूं जो है रोहतास में सबसे ज्यादा होता है। और फसल से रिलेटेड तो एक दिन मैं पीछे भी कराया है मैंने, बट एक दिन मैं फिर से फसल से रिलेटेड सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। फसल से रिलेटेड जितना भी फसल है बिहार का इंपॉर्टेंट फसल, वो मैं एक दिन आपको करा दूंगा एक क्लास में 10 से 20 मिनट के अंदर में। धान और गेहूं भी याद रख लीजिएगा। पटना में याद रख लीजिएगा भाई दूध, दाल और आलू याद रख लीजिएगा पटना से। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक? तो भाई देखो फिर से आ गया चीनी का उत्पादन सर्वाधिक। 3 क्वेश्चन आए हैं आपके फसल से। तो चीनी का उत्पादन जो है सारण से नहीं, पूर्वी चंपारण से नहीं, पश्चिमी चंपारण में चीनी ज्यादा होता है, चीनी। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। और देखो ये फसल से जो है क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, और एक दिन मैं फसल भी करा दूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, फिर मैं मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, और तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और ये सेशन आप लोग कंप्लीट देखना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के मेंबर में शेयर भी करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो कि मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा सकूं, कंटेंट दे सकूं। तो चलो फिर मैं मिलता हूं कल आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।